नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के तहत पेट और यूपी पीएससी आरओ और यूपी पीएससी एपीएस की तैयारी के दिशा में ज्योग्राफी का तीसरा लेक्चर लेकर के आए हैं। इसमें आज के लेक्चर में हमारा भारत का भौतिक स्वरूप जो है उसके बारे में बात की जाएगी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे उत्तर की पर्वतीय श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदानी भाग जो है, मरुस्थल जो है, समुद्र तटीय जो मैदान है और जो द्वीप समूह आते हैं भारत में। तो ओवरऑल हम देखें फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है ये इसमें शामिल होगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम देखते हैं कि जो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। यहाँ हर प्रकार की भू आकृतियाँ यानी कि फिजियोग्राफी जो हैं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह सभी पाए जाते हैं भारत में। तो भारत की जो स्थलाकृति है वो विविध स्वरूप की है, हम देखते हैं। इसके सबसे उत्तर में हम देखते हैं पश्चिमी हिमालय, यानी कि जो हिमालय है वो हिमालय का ये पश्चिमी भाग है। इधर ये पूर्वी हिमालय आ जाएगा उत्तरी का। उसके बाद हम देखते हैं फिर ये उत्तर का विशाल मैदान जो गंगा, यमुना या ब्रह्मपुत्र का मैदान का है। तो असम यानी कि पूर्वी मैदान, उत्तर का मैदान और ये असम का मैदान, इन तीनों मिलाकर के गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। फिर ये थार मरुस्थल जो राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है। ये उत्तर मध्यवर्ती भूमि, उच्च भूमि है, यानी कि विंध्य श्रेणी वाला जो क्षेत्र है ये वहीं पाया जाता है। ये दक्षिण मध्यवर्ती भूमि है, जो मध्य वाला एरिया है ये वहाँ की मध्यवर्ती भूमि है। उसके बाद अब नीचे देखते हैं इसके, तो इधर उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये मिजोरम वगैरह वाला जो एरिया है यहाँ उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। याराकानोमा देखेंगे आगे चलकर हम। पूर्वी मैदान होगा। फिर पूर्वी पठार में ये उड़ीसा वगैरह वाला जो क्षेत्र है इधर आ जाता है, झारखंड, उड़ीसा। दक्षिण मध्यवर्ती उच्च भूमि हो ही गई है। ये दक्कन का पठार आ गया, दक्कन ट्रैप इसको कहा जाता है। उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला सारा जो एरिया है वहाँ शामिल है। फिर पश्चिमी पहाड़ियाँ ये वाली दी गई हैं। पश्चिमी तटीय मैदान, ये जो एरिया है सारा ये पश्चिमी तटीय मैदान के तहत आता है। पूर्वी पहाड़ियाँ हम देखेंगे यहाँ इसमें आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। ये दक्षिणी दक्कन हो गया। फिर पूर्वी तटीय मैदान, तो पश्चिम में पश्चिम तटीय मैदान और पूर्व में पूर्व तटीय मैदान, मतलब नदियों द्वारा जो गाद वगैरह लाई जाती है उससे जो मैदान का निर्माण हुआ है वहाँ पूर्व तटीय मैदान बन गया है। उसके बाद सबसे नीचे देखते हैं तो इसमें क्या क्या है चीज़ें। तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि जो भारत के द्वीप समूह, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ गया। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार यहीं पर स्थित है, मतलब इंदिरा पॉइंट। फिर लक्षद्वीप वाला जो है ये 2 द्वीप समूह है भारत के। तो इन सभी को हम धीरे धीरे समझेंगे। आज हम देखते हैं कि भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे। तो हमने बताया था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। 5 अरब वर्ष पहले हमारा सूर्य निर्मित हुआ है। उसके बाद पृथ्वी पर जीवन का धीरे धीरे विकास जो हुआ है, जो आज के समय में हम देखते हैं कई चरणों में होकर के हुआ। पिछले लेक्चर में हमने जो भारत की जो भौगोलिक संरचना को, इतिहास को देखा था, तो उसमें देखा था कि जो भारत की भू आकृति है उसका निर्माण किस तरीके से हुआ। उसमें आर्कियन क्रम की थी, धारवाड़ क्रम की थी, कडप्पा था, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी। तो इस तरीके से चट्टानों का विकास हुआ, उन्हीं से ये सारी चीज़ें निर्मित हुई हैं कि भारत में। तो हमको देखते हैं कि भारत का वर्तमान जो भौतिक स्वरूप है करोड़ों वर्ष लगे हैं। और इस लंबी अवधि में जो भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों, भूगर्भीय हलचलें जैसे कि ज्वालामुखी हो गई, भूकंप हो गए, और जो प्लेटें खिसक रही थी एक दूसरे से टकरा रही थी, उनसे जो निर्मित पर्वत या पठार जो चीज़ें हैं, तो उनके साथ साथ कहा गया बाह्य शक्तियाँ जैसे कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। तो अपक्षय मतलब होता है कि किसी जो मतलब मूल चट्टान है उसमें क्या होता है, जब उसका क्षय होने लगता है, धीरे धीरे घिसने लगती है। घिसने के बाद अपरदन द्वारा वो एक वहाँ से बहा करके दूसरी जगह लाई जाती है। और निक्षेपण द्वारा होता है कहीं जाकर के निक्षेपित कर दी जाती है। मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ धीरे धीरे घिसने के बाद यहाँ से फिसल करके नीचे आया, यहाँ पर जो बना। तो इसमें क्या कहा गया, अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है जो स्थलाकृतियों का भारत में निर्माण हुआ है। फिर ये कहा गया कि देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत हैं। तो भारत में पर्वत देखते हैं कितने पर, 10.6% भाग पर पर्वत फैले हैं। 18.5% भाग पर क्या है, तो पहाड़ियाँ हैं। पर्वत ऊंचाई अधिक होती है जिनकी। उसके बाद पहाड़ियाँ देखते हैं, इनसे छोटी है, इस तरीके से ऊंचाई होती है। उसके बाद कहा 27.3% भाग पर पठार है। तो पठार जो होते हैं इस तरीके से होते हैं, पहाड़ियों से कम होते हैं, तब सबसे ऊँचे पर्वत, फिर पहाड़ियाँ, फिर पठार होते हैं। अब तो देखते हैं कि जो भारत है उसके 43.2% भाग पर क्या फैला है, तो ये मैदान फैले हैं। तो उसके बाद मैदानों का देखते हैं, इस तरीके से समतल मैदान होते हैं, इनकी ऊंचाई जो होती है सबसे कम होती है मैदानों की। तो सबसे ज़्यादा भाग पर क्या है, मैदान है। उसके बाद पठार हैं भारत में, फिर पहाड़ियाँ हैं, और सबसे कम क्या है, तो पर्वत हैं भारत में। जो उत्तर का भारत का एरिया है वो पर्वतीय ही पूरा है। फिर भारत की जो मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि हम देखते हैं क्या है, तो
भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में हिमाच्छादित शिखरों, तो उत्तर की जो मुख्य भूमि है इसमें हिमाच्छादित शिखर है। तो भारत की इस तरीके वाला जो उत्तर वाला भाग है, यहाँ जो जितने भी शिखर हैं यानी कि पर्वत हैं, ये क्या है, बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो इसीलिए कहा गया ये हिमाच्छादित शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान हैं। तो इसमें कहा गया कि खास करके जो मध्य मतलब मेन भारत है उसमें उत्तर में क्या है, तो हिमादित शिखर हैं। खास करके हिमादित मतलब कि जो हिम से आच्छादित हैं वो हिमाच्छादित शिखर हैं। हिमानियाँ हैं जो नदी, हिमानी नदी हैं, गहरे खड्ड हैं एवं विस्तृत घाटियाँ हैं, लेकर के मध्य में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के जो विशाल मैदान है। पश्चिम में मरुस्थल वाला भाग है, वह दक्षिण में पठारी भाग पाया जाता है। तो दक्षिण वाला जो एरिया है इस तरीके से ये सारा पठारी भाग है। तथा तटीय मैदान, तो ये वाले जो होगा ये तटीय मैदान हो जाएंगे। इसकी प्रमुख भू आकृतियाँ हैं। और जो द्वीपी है यहाँ पर अंडमान निकोबार है और इधर साइड लक्षद्वीप वाला एरिया। तो इन दोनों को छोड़ करके हम देखते हैं जो मुख्य भारत है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब कहा गया कि जो भारत के मुख्य भू आकृतिक प्रदेश हैं इसमें क्या क्या शामिल हैं, तो भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर इनको बांटा गया है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहला जो है उत्तर पर्वतीय श्रृंखला हम देखते हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार देखा जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान भी देखेंगे, फिर भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश देखा जाएगा, समुद्र तटीय मैदान, उसके बाद फिर द्वीप समूह देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है उत्तरी पर्वतीय श्रृंखला जो है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंज जो है, इसको देखते हैं। तो जो भारत की पर्वतीय श्रृंखला है इसका निर्माण के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। तो जो उत्तर की पर्वतीय श्रृंखला है ये महान हिमालय जो है ये कई श्रेणियाँ हैं। तो इसमें एक महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है और ट्रांस हिमालय है। तो इस तरीके से हम अभी आगे चल करके उनको देखेंगे। तो कहा गया कि यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला के एक भाग का निर्माण करता है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भिक रूप से युवा यानी कि सबसे नवीन पर्वतों की श्रेणी में आता है एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। वलित का मतलब होता है जिसका जो मोड़ होती है इस तरीके से होती है, वलित पर्वत कहा जाता है, ठीक है। तथा नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई। तो हमने बताया था भारतीय प्लेट, पिछले लेक्चर में बताया था, जो भारतीय प्लेट थी वो ऊपर उत्तर की तरफ जा रही थी और जो यूरेशियन प्लेट है इस तरीके से थी। इनके बीच में तैतीस सागर था। भारतीय प्लेट जैसे जैसे उत्तर की तरफ खिसकी उस तरीके से और यूरेशियन प्लेट से टकराई, इनके बीच में जो तैतीस सागर था ये क्या है कि इसमें फोल्ड पड़ गई, यानी कि मोड़दार जो पर्वत है तैतीस सागर ही संकुचन के द्वारा ऊपर उठता गया। और ये आज के समय में जो हम देखते हैं महान हिमालय है वो क्या है, तैतीस सागर जो पहले से क्या था, ये तैतीस सागर था। तो इसमें कहा गया वलित तथा विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से हुई है। इस तरीके से हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल में के दौरान संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तो कोबर महोदय थे एक ये ज्योग्राफी के विधिवेत्ता थे, यानी कि इनको ज्योग्राफी का काफ़ी नॉलेज था। तो इन्होंने क्या किया कि भूसन्नति सिद्धांत दिया, जियो सिंक्लाइन थ्योरी दी है। एवं अमेरिकी वैज्ञानिक हैरी हेस का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है, तो हमने शुरुआत में बताया था जो पृथ्वी है क्या सूर्य का चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही, लेकिन पृथ्वी क्या है कि कई प्लेटों पर आधारित है। भूखंड जो है, तो भूखंड हो गया सागर प्लेटों पर आधारित, वो आपस में चल रहे हैं, चलायमान है। इसी वजह से हमने देखा एक समय जब था जो मतलब 250 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी एक ही भाग थी, उसके बाद धीरे धीरे करके आज 7 महाद्वीप बन गए हैं। तो ये जो सिद्धांत दिया है शुरुआत में कोबर ने दिया, उसके बाद में हेरिस ने प्लेट विवर्तन की सिद्धांत दिया है। इनका जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है सबसे ज़्यादा मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। ये लंबे सकरे व छिछले जली भाग हैं। तो जो भूसन्नति को किसका, पर्वत का पालना माना गया। क्यों? क्योंकि पर्वतों द्वारा फिर क्या होता है, नदियाँ आती, नदियाँ वहाँ से आच्छादित करके मिट्टी लाती है, मिट्टी वो धीरे धीरे जैसे पाटती जाती है वैसे वैसे भूसन्नतियों का निर्माण होता जाता है। फिर ये कही गई कि यहाँ कि हिमालय की सभी श्रृंखलाओं का निर्माण क्या है, तो अल्पाइन भूसंचलन के तहत टर्सरी युग में ही तैतीस सागर भूसन्नति यानी कि सागर में अवसादों के जमाव के परिणामस्वरूप हुआ है। अतः हम तैतीस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्मस्थल भी कह सकते हैं। तो हमने भी बताया भी है कि तैतीस सागर के मतलब यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी उनके टकराने से तैतीस सागर में मोड़ पड़ते गए, इस तरीके से ऊपर उठ गया, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसको क्या हिमालय का गर्भ भी कहा जाता है या जन्मस्थल भी कहा जाता है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। अब हम देखते हैं उत्तर हिमालय जो है वहाँ कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं और उसके बाद में कौन कौन सी चोटियाँ पाई जाती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर कहा गया है जो भारत में देखें एक तरीके से ये पामीर घाट है, पामीर जो है ये पठार है। उसके बाद हिंदू कुश श्रेणी इधर है। उसके बाद में भारत में सबसे ऊंची चोटी देखें तो ये केटू गॉर्डन ऑस्टिन जो नाम है केटू 8611 मीटर ऊंची है। उसके बाद कुनलुन श्रेणी ये चाइना में है। उसके बाद भारत का जो लद्दाख वाला एरिया है इसमें काराकोरम हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गई, जास्कर हो गई। उसके बाद कौन सी है, ये पीर पंजाल श्रेणी हो गई।
तो ये 4 श्रेणियों का क्रम लगाने का पूछा जाता है। सबसे ऊपर लद्दाख, एक काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल श्रेणी आती है। उसके बीच में देखें तो कैलाश श्रेणी भी आती है, लेकिन कैलाश जो श्रेणी है ये खास करके चाइना में फैली हुई है। नंदा देवी, फिर हम पर्वत चोटियाँ बाद में लिखें। श्रेणियाँ कौन कौन सी, सबसे ऊपर कौन सी है, काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल है। उसके बाद शिवालिक श्रेणी आती है, नहीं धौलाधर, फिर शिवालिक श्रेणी आती है। तो इस तरीके से इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं। तो इसमें कहा गया है पीर पंजाल जो पामीर घाट है ये पठार है, जो कि हिमालय के उत्तर में पाया जाता है। हिंदू का श्रेणी ये पाकिस्तान में फैली हुई है। फिर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। गॉडविन आस्टीन 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर इसको गॉडविन आस्टीन भी कहा जाता है, केटू भी नाम है। उसके बाद कुल्लून श्रेणी ये चाइना में फैली हुई है, यानी कि हिमालय के उत्तर में है। हिमालय वाला जो भाग है यहाँ से हम देखते हैं ये, तो इसके इधर वाली जो श्रेणियाँ हैं ये ट्रांस हिमालय के तहत आती हैं ये सारी श्रेणियाँ। तो इनमें देखते हैं इसमें कौन कौन सी, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। फिर हिमालय में कौन सी है, पीर पंजाल श्रेणी आती है। जो इनका क्रम लगाने के पूछ दिया जाता है। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर आती है। उसके बाद पीर पंजाल, धौलाधर, फिर शिवालिक श्रेणी आती है। उसके बाद में इसके हिमालय को भी कई भागों, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय इधर वाला आ जाएगा, वृहत हिमालय ये वाला एरिया हो जाएगा, लघु हिमालय इसमें आ जाएगा, उसका शिवालिक श्रेणी ये आ जाएगी। मध्य हिमालय देखो, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद में है ये शिवालिक हिमालय। इस तरीके से इसको बांटा गया। और ये बाहर इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय का वाला भाग हो जाएगा। तो अब हम पर्वत चोटियाँ देखते हैं। तो सबसे ऊपर यानी कि सबसे पूर्वी जो पश्चिमी चोटी है वो कौन सी, नंगा पर्वत है भारत की। ये पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर स्थित है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। जम्मू कश्मीर के अब ये लद्दाख का भाग हो गया है इस तरीके से। फिर कौन सा, केटू है भारत की सबसे ऊँची चोटी। गॉडविन आस्टीन है, उसके बाद में नंदा देवी उत्तराखंड में है। उसका धौलागिरी उत्तराखंड में है। अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट ये दोनों नेपाल में आती है। मकालू भी नेपाल में आती है। कंचनजंगा सिक्किम में आती है। फिर ये नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में आ जाती है। इस तरीके से जो उत्तर की जो मुख्य चोटियां हैं इनकी लंबाई ऊंचाई भी देख लेते हैं। नामचा बरुआ की 7756 मीटर है। उसके कंचनजंगा की 8598, तो ये तीसरी सबसे ऊँची चोटी है। उसके बाद 8481 मीटर मकालू है। 8848 मीटर ये कौन सी, माउंट एवरेस्ट है। ये सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी है केटू 8600। उसके कंचनजंगा जो है तीसरी है सबसे ऊंची चोटी। फिर अन्नपूर्णा की 8078 मीटर है। धौलागिरी की है कितनी, 8172 मीटर है। नंदा देवी की 7817 मीटर है। उसके बाद में ये क्या है, तो गॉडविन आस्टीन इधर हो गई। उसके बाद में कौन सी है, तो नंगा पर्वत की 8126 मीटर है। तो जो विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ हम देखते हैं ये कहाँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वहीं पाई जाती हैं। अब इसमें इधर ये कौन सा हो गया आपका, ये ट्रांस हिमालय हो जाएगा। उसके बाद ये वृहत हिमालय हो गया। इधर हम देखेंगे तो ये मध्य हिमालय वाला भाग हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो हो जाएगा ये शिवालिक हिमालय वाला भाग हो जाएगा। इधर हम देखें नदियाँ कौन कौन सी, तो सिंधु नदी इधर से निकलती है। फिर झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये सब आकर के सिंधु नदी में यहाँ पाकिस्तान में मिल जाती हैं। उधर गंगा नदी आती हुई इधर से, ये यमुना नदी। उसके बाद में यमुना की चंबल है, बेतवा है, ये आगे लखनऊ क्या बोलते हैं इलाहाबाद में मिल जाती हैं सारी गंगा से, ठीक है। उसके बाद ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, गंगा नदी यहाँ से लेकर के फिर इधर हम देखते हैं कि ये गारो खासिया, खासकर असम वाला जो भाग है यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आती है, यहाँ से मिलकर के ये निर्माण करती है। और सिंधु सतलज वाला ये पूरा जो एरिया है ये उत्तर के विशाल मैदान के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में सांगपो नदी यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जैसे असम में आती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र रखा जाता है। गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पहाड़ियाँ हैं। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी ये मिजोरम में, नागालैंड में पाई जाती है। लुसाई हिल ये मिजोरम में पाई जाती है। फिर उसके बाद राजमहल पहाड़ी जो है ये झारखंड वाला एरिया जो है, झारखंड और इधर पश्चिम बंगाल का। फिर छोटा नागपुर पठार ये पाया जाता है। फिर मलयगिरी उड़ीसा वाला एरिया, उत्कल का मैदान, महानदी नीचे कर लेते हैं इसको, तो उत्कल का मैदान। उसके बाद में महेंद्रगिरी पर्वत आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वहाँ पाया जाता है। उसके उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश में अरोया का कोंडा, तेलंगाना का पठार। फिर आंध्र मैदान हो गया, नल्लामलई पहाड़ी, जावदी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी यानी कि तमिलनाडु का मैदान, कोरोमंडल तट। उसके बाद अन्नामलई, कार्डमम पहाड़ी, इलायची पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है। अगला है फिर अन्नामुडी, ये जो दक्षिण भारत है उसकी सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अन्नामुडी है। ये 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। फिर नीलगिरी पहाड़ियों पर ही ये पालघाट दर्रा है,
उसके बाद दोरदा बेटा जो है ये 2637 दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। ये पूर्वी घाट है ये वाला एरिया। कर्नाटक का पठार, कावेरी नदी यहाँ से निकलती, पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी इसको कहा जाता है ये वाला। इधर से लेकर के गुजरात के कुछ एरिया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में फैला हुआ है। इधर वाले तट को यानी कि जो कर्नाटक वाला तट है इसको कोंकण तट कहा जाता है। फिर मालाबार तट, ये यहाँ से लेकर केरल तक मालाबार तट है। कोरोमंडल तट इधर वाले तट को कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट को। फिर सतमाला पहाड़ी, इधर सारी पहाड़ियाँ एक जगह दे दी गई हैं, तो इनको धीरे धीरे हम समझेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कौच पौच हो गया है। तो इस वजह से उत्तर भारत वाला जो विशाल मैदान है इसमें सारी पहाड़ियाँ दे दी गई हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। वास्तव में हिमालय अभी भी एक नवीन पर्वत है जिसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। हिमालयी क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग हैं, जो हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तित होते मार्ग एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीली निक्षेप यानी कि लेक डिपॉजिट करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी होने की ओर संकेत करते हैं। तो इसमें कहा गया हिमालय में अभी भी उत्थान हो रहा है, तो जो भूगर्भीय हलचल है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भूकंप वगैरह आते हैं, जो भूकंप आने वाले। तो ये करेवा जो है ये केसर की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। कहाँ पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है वहाँ पाई जाती है, इसको करेवा कहा जाता है। करेवा जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झीली निक्षेपों को कहा जाता है। झीली निक्षेप मतलब झील में जो गाद जमा हो गई उसके निक्षेप से निर्मित मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कश्मीर घाटी के करेवा निक्षेपों में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। फिर अगला है हिमालय या हिमनद क्या है? तो हम देखते हैं जो पर्वतीय प्रदेश हैं वहाँ पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ़ की राशि को हिमानी या हिमनद कहा जाता है। तो जो हिमानियाँ होती खासकर पर्वतीय प्रदेशों में होती हैं, कहते हैं जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों के अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो पर्वतों पर हम देखते हैं जो पानी जब बर्फ़ के रूप में जमा हो जाता है और वो धीरे धीरे खिसकता रहता है, तो उसको हिमनद या फिर हिमानी कहा जाता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिमनद, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीछे इसमें भी आया है कि महत्वपूर्ण हिमनद सबसे बड़ा जो भारत का है वो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो काराकोरम रेंज में हम देखें कौन कौन से हैं, तो सियाचिन हिमनद 72 किलोमीटर का है। हिस्पार हिमनद दूसरे नंबर पर है, 62 किलोमीटर है। बियाफो हिमनद कितना है? तो 69 किलोमीटर का है। और कौन सा है ये? बातुरा हिमनद कितने का है? तो 59 किलोमीटर का है। तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भारत में? सियाचिन हिमनद है। हिस्पार दूसरे नंबर पर, बियाफो तीसरे पर है, बातुरा तीसरे पर नंबर पर है। फिर कश्मीर में देखें तो कोलाहाई हिमनद 6 किलोमीटर का है। लेदर हिमनद 5 किलोमीटर का है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो बड़ा सिंगरी है, सिंगरीला दर्रा जो है हम देखते हैं वो हिमाचल प्रदेश में ही। फिर छोटा सिंगरी 9 किलोमीटर का है। सारा उमंगा 17 किलोमीटर का, पार्वती 8 किलोमीटर का। उत्तराखंड में भी हिमनद पाए जाते हैं, तो ये कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। उत्तरी नंदा देवी कौन सा है? तो 19 किलोमीटर का है ये। उसके बाद में दक्षिणी नंदा देवी, ये भी 19 किलोमीटर का है। त्रिशूल 15 किलोमीटर का है। गंगोत्री हिमनद यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो ये 30 किलोमीटर का है। चौराबाड़ी हिमनद यहाँ से 7 किलोमीटर का है। संतोपथ हिमनद 13 किलोमीटर। पिंडारी 8 किलोमीटर। मिलाम हिमनद ये कितने? 19 किलोमीटर का है। सिक्किम में भी पाए जाते हैं कुछ, जैसे जेमू 26 किलोमीटर, कंचनजंगा 16 किलोमीटर। तो ज़्यादातर जो पर्वतीय श्रेणियाँ हैं उनके बीच में जमा बर्फ़ जब ये ढाल का अनुसरण करते हुए नीचे बहती तो उनको हिमनद कहा जाता है। यहाँ मतलब एक तरीके से देखें पर्वतीय जल की बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा यानी कि हिमरेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है। हिमरेखा की ऊंचाई मतलब होती है कहाँ से, ऐसी ऊंचाई जहाँ से जिसके ऊपर से जो है मतलब वनस्पति की जगह पर क्या है हिमाच्छादित चोटियाँ पाई जाती हैं, उसको हिमरेखा कहा जाता है। तो कहा गया कि जो इसकी ऊंचाई है, हम देखते हैं कि जो हिमालय का विस्तार है इस तरीके से ऐसे है। तो ये पूर्वी भाग हो गया हिमालय का, ये पश्चिमी भाग। तो हम देखते हैं कि इधर से जब जाएंगे तो हिमालय की जो मतलब पूर्व से जैसे पश्चिम जाएंगे तो क्या है कि जो हिमरेखा है उसकी जो ऊंचाई है वो भिन्न भिन्न पाई जाती है, क्योंकि इधर देखेंगे ज़्यादा ऊंचाई पर है लेकिन इधर कम ऊंचाई पर ही हिम है पाया जाता है। इसका कई कारण दिया भी होगा, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाई, औसत यानी कि अगर हम बात करें औसत ऊंचाई कितनी है हिमरेखा की, तो वो क्या है कि औसत रेखा की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर है। मतलब पश्चिमी हिमालय में अगर जाएंगे इस वाले एरिया में, जो कश्मीर वाला एरिया है इधर साइड वाले एरिया में, तो 3500 मीटर ऊपर से ही क्या है हिमालय में, और जो पूर्वी हिमालय वहाँ 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो हिमरेखा की ऊंचाई हम खास करके देखें क्या है कि पूर्वी हिमालय में कम है, जबकि जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ ज़्यादा पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ स्थित हैं। तो हिमालय क्षेत्र में देखा गया है कि कई छोटी बड़ी हिमानियाँ स्थित हैं
इनमें गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, हेस्पर तथा बातुरा स्थित हैं। तो गंगोत्री से गंगा नदी, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती, सियाचिन से देखते हैं, सियाचिन काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं युद्ध भी कई हो चुके हैं, तो सियाचिन वाला काफ़ी रणनीतिक रूप से देखें खास करके युद्ध वाले क्षेत्र में ज़्यादा चर्चा में रहता है। चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है ये कहाँ है, तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। तो मतलब ये पर्यटन स्थल के रूप में भी इस ग्लेशियर के पिघलने से एक झील का निर्माण किया गया है जिसे गांधी सरोवर कहा जाता है। तो गांधी सरोवर पूछ सकता है कहाँ पर है, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है वहाँ पर है। अब हम देखते हैं जो उत्तर की हिमालय श्रृंखला है उसमें प्रमुख ऊंचे ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं। तो शिखर दिया है, देश दिया है और ऊंचाई दी है। तो जैसे माउंट एवरेस्ट देखते हैं कहाँ है, नेपाल में पाया जाता है। कहाँ, इसकी 8848 मीटर ऊंचाई है। फिर दूसरे नंबर पर काराकोरम K2 है, यानी कि काराकोरम वाले एरिया पर पाया जाता है, इसको K2 भी कहा जाता है या गॉर्डियन नाशनल कहा जाता है, भारत में है। इसकी ऊंचाई कितनी 8611 मीटर है। फिर कंचनजंगा तीसरे नंबर का है, भारत और नेपाल सीमा में पाया जाता है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8598 मीटर है। तो इस तरीके से विश्व के 3 सबसे जो ऊँचे शिखर हैं वो कौन कौन से, माउंट एवरेस्ट, फिर गॉर्डियन नाशनल या K2, फिर कंचनजंगा भारत और नेपाल में 8598 मीटर है, मकालू नेपाल में है 8481 है, धौलागिरी 8100 ये भी नेपाल में है 8172 मीटर है, नंगा पर्वत भारत में है, यानी कि ये जो उत्तराखंड वाला एरिया है वहाँ पाया जाता है। कहाँ है, तो इसकी 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। फिर नंदा देवी है भारत में है 7817 मीटर है। कामेत पर्वत ये भी भारत में है 7756 मीटर है। फिर अगला है नामचा पर्वत, ये भी भारत में है, ये अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में है, इसकी 7756 मीटर। उसके बाद गुरुला मंदाता कहाँ है, तो तिब्बत में पाया जाता है, इसकी 7788 मीटर ऊंचाई है। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग कौन कौन से हैं, तो ये कहा गया है कि हिमालय के मतलब जो हिमालय का विकास हुआ है उसका विकास हम देखें कई चरणों में हुआ है। उन चरणों को खास करके देखें कि हिमालय किन किन भागों में बटा है। तो इसमें कहा गया वलयों की तीव्रता एवं निर्माण के आयु के आधार पर इसको बांटा गया है। तो इसका जो सबसे उत्तरी भाग है इसको ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बृहत हिमालय या महान हिमालय इसको कहा जाता है। ज़्यादातर जो ऊंची चोटियां हैं इसी हिमालय में पाई जाती हैं। लघु या मध्य हिमालय इसके फिर दक्षिण में पाया जाता है। तो सबसे उत्तर में ये, उसके दक्षिण में महान या बृहत हिमालय, फिर इसके दक्षिण में लघु हिमालय, फिर सबसे नीचे बाह्य हिमालय या इसको शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय श्रेणी भी कहा जाता है इसको। जो ट्रांस हिमालय श्रेणी महान हिमालय की उत्तरी भाग है, तो महान हिमालय के उत्तर में देखते हैं ट्रांस हिमालय है। इस श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है, यानी कि जब पृथ्वी निर्मित हो रही थी तो उसके बाद अवसादी शैलों के निक्षेप से हुआ है, जहाँ टर्सरी तृतीयक युग से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की शैलें पाई जाती हैं। यह श्रेणी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी पूर्वी नदियों को जन्म देती। तो जो ट्रांस हिमालय है वहीं से हम देखते हैं सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सांगपो नदी। सांगपो नदी मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका, उसी का जो वहाँ तिब्बत वाला जो एरिया है वहाँ इसको सांगपो कहा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं सतलज नदी अरब सागर में जाती है, सिंधु नदी अरब सागर में जाती है पाकिस्तान होकर के, ब्रह्मपुत्र और सांगपो नदी कहाँ है, तो ये इधर मोड़ लेकर के भारत की तरफ आ जाते हैं। तो जैसी पूर्ववर्ती नदी ये कहा जाता है जो हिमालय से निर्माण के मतलब जैसे हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो उसके पहले से जो नदी बह रही थी उनको कहा जाता है पूर्ववर्ती नदियाँ। अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, उन अनुवर्ती क्या है, उत्तरवर्ती नदियाँ जो हिमालय के निर्माण के बाद निर्मित हुई हैं, बनी हैं, बहना शुरू हुई हैं, उनको उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। और जो पूर्ववर्ती नदियाँ ऐसी नदियाँ होती हैं जो हिमालय के निर्माण के पहले भी बह रही थी और हिमालय के निर्माण के बाद भी वो हिमालय का जो प्रवाह था मतलब ढलान थी उसको काट करके वो अभी भी बह रही हैं। या दक्षिण में ग्रेट हिमालय, महान हिमालय जो है, तो जो ट्रांस हिमालय है इस तरीके से फैला हुआ है। या इसके दक्षिण में कौन सा है, तो ग्रेट हिमालय है। ट्रांस हिमालय के ये ट्रांस हिमालय होगा, इसके दक्षिण में कौन सा है, तो ये ग्रेट हिमालय वाला भाग है। महान हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन, तो इन दोनों के जो बीच में जो इसको है जिसको कहा गया ITSZ कहा गया, इंडो सांगपो सच्चर जोन कहा जाता है, या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती हैं। तो इन दोनों के बीच जो सीमा बनाई गई है वो उस सीमा को मतलब सीमा कोई प्राकृतिक नहीं है, इसको मतलब एक तरीके से मैनमेड सीमा माना गया है, उसको नाम दिया गया है इंडो सांगपो सच्चर जोन का नाम दिया गया है, या फिर हिंज लाइन के द्वारा इसको अलग होती है। इसके अंतर्गत काराकोरम, तो इसमें जो मेन एक तो हो गई पर्वत जो श्रेणी है, उसके बाद छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ आती हैं उनको क्या क्या नाम दिया गया, तो इसके बाद कौन सी, काराकोरम हो गई, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो सबसे ऊपर काराकोरम हो जाएगी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर ये जो आपकी कैलाश श्रेणी है। इस तरीके से इनका क्रम आता है।
चारों का। फिर काराकोरम श्रेणी को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। जो काराकोरम श्रेणी है इसको एशिया की रीढ़ कहा जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। इसी श्रेणी में भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला क्या नाम है तो इसका चोटी का K2 काराकोरम या गार्डविन ऑस्टिन है। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, स्थित है। गार्डविन ऑस्टिन पर्वत को गौरीनंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो भारतीय नाम है क्या है, गौरीनंदा पर्वत या फिर काराकोरम या फिर गार्डविन ऑस्टिन या K2, कोई भी नाम पूछ दे आप तैयार रहिए इसके लिए, के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो लद्दाख श्रेणी हमने बताया काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, फिर जास्कर और कैलाश, इस तरीके से। तो राकापोसी कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं जो काराकोरम श्रेणी है वो पश्चिम में पामीर घाट से मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व की ओर यह कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी तथा इसकी सहायक श्योक नदी के मध्य विभाजक का कार्य करती है। तो जो काराकोरम श्रेणी है ये पश्चिम में जाकर के पामीर घाट जो है ऊपर ये है, इससे इस तरीके से ये जो है कि इससे मिल जाती है। उसके बाद में दक्षिण में देखें तो ये कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। कैलाश श्रेणी यानी कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर कैलाश श्रेणी के रूप में विस्तृत है। यहीं से क्या है कि इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी यानी कि लद्दाख जो श्रेणी है उसमें से सिंधु नदी तथा इसकी जो सहायक नदी है श्योक नदी के मध्य विभाजक रेखा का काम करती है। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य बहती है। तो जो सिंधु नदी है किसके, जास्कर और लद्दाख जो श्रेणी है उसके मध्य से होकर के बहती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। तो जो बुंजी नामक स्थान पर है लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गार्ज 5200 मीटर गार्ज है। क्या नाम इसका, बुंजी नामक स्थान पर। ये कहाँ है, तो लद्दाख श्रेणी में पाया जाता है। उसके बाद घाटियाँ देखें कौन कौन सी हैं। तो दो या अधिक पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी की घाटी कहते हैं। मतलब जो नदी वाला क्षेत्र है जैसे ये गंगा नदी है तो इसके जो आसपास वाला ये जो क्षेत्र है इसको नदी घाटी कहा जाता है। लेकिन घाटियाँ जो होती हैं दो पर्वतों की, दो, एक पर्वत और ये पर्वत, तो इनके बीच का जो ये क्षेत्र है इसको कहते हैं घाटी कहा जाता है। इस चीज़ की कहा गया है। वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी वो अलग अलग तरीके से बनती रहती है, लेकिन ये घाटियाँ दो पर्वतों के बीच में पाई जाती हैं। तो इसमें देखते हैं कि भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी आती हैं। चुंबी घाटी हमने बताया सबसे भारत की गहरी घाटी है। तो चुंबी प्रमुख पर्यटक स्थल इसी घाटी में स्थित है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा इसी घाटी में स्थित है। चुंबी घाटी जो है ये सिक्किम वाला जो एरिया है वहाँ पाई जाती है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल के धर्मशाला जो है इसी घाटी में स्थित है। तो जो कांगड़ा घाटी है वहाँ धर्मशाला स्थित है। जो मालना घाटी है ये कहाँ है, तो यह भी हिमाचल प्रदेश के छोटा यूनान जो क्षेत्र है वहाँ के रूप में प्रसिद्ध है। तो जो छोटे यूनान के रूप में, यूनान जो है ये पुराना प्राचीन जो देश था उसके नाम पर यहाँ इसका नाम पड़ा है। स्पीति घाटी कहाँ, तो बौद्धों का प्रसिद्ध तांबो मठ जो है इसी घाटी में अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया तांबो मठ कहाँ स्थित है, तो स्पीति जो घाटी है वहीं तांबो मठ स्थित है। फिर पांगी घाटी कहाँ है, तो ये पंगवाल और भोटिया जनजाति का आवास क्षेत्र है। कुल्लू घाटी कहाँ है, तो यह धौलाधर एवं पीर पांजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, जिसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। तो ये कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है वहीं पाई जाती है। सांगला घाटी कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश के में स्थित है। इसे बास्पा घाटी भी कहा जाता है। जो ये सांगला घाटी इसको बास्पा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है। फिर पार्वती घाटी कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित यह घाटी हिंदू सिख तीर्थ यात्रियों के लिए मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। जो मणिकरण है, गर्म जो झरने पाए जाते हैं ये मणिकरण में भी पाया जाता है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा के प्रदोहन के लिए मणिकरण में संयंत्र की स्थापना की गई। किन्नौर घाटी ये कहाँ, तो यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जो तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव कौन सा, चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो अंतिम गांव है चिटकुल उसको मार्ग प्रदान करता है। मरखा घाटी देखते हैं तो ये लद्दाख में पाई जाती है, यानी कि पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है मरखा घाटी। जुकू घाटी कहाँ है, तो यह नागालैंड में कोहिमा से लगभग कितनी 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जुकू घाटी। युथांग घाटी कहाँ है, तो यह सिक्किम राज्य में गंगटोक से लगभग, जो राजधानी है गंगटोक, वहाँ से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। सांद घाटी कहाँ है, तो यह केरल राज्य के पलक्कड़ यानी कि पालघाट में जिले में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। पालघाट दर्रा भी है। तो सांद घाटी कहाँ है, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में पाई जाती है। इस तरीके से अब ये दूसरा नंबर का आया है कि वृहत हिमालय, वृहत या मुख्य या महान या आंतरिक हिमाद्री, इसके कई नाम, इस कई नामों से इसको पूछा गया क्वेश्चन। ग्रेटर हिमालय इसे कहा जाता है, हिमाद्री,
आंतरिक, महान, मुख्य या फिर वृहत हिमालय के नाम से कोई भी नाम दे देता है, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत व ऊंची श्रृंखला है। तो सबसे ऊंचे जो शिखर है इसी श्रृंखला में पाए जाते हैं। सतत मतलब कि बीच में कटा-फटा इसमें कम है। इसमें 6100 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। जो इस महान हिमालय है इसकी जो औसत ऊंचाई है कितनी है, तो 6100 मीटर है। बाकी की अलग अलग है लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ऊंचाई है औसत। फिर इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। इसकी जो चौड़ाई है 120 से लेकर के 190 किलोमीटर तक है। तो हिमालय अगर हम देखें एक तरीके से, हिमालय जो है यहाँ पश्चिम से लेकर के पूर्व तक इसकी जो स्थिति है वो लगभग 2400 किलोमीटर तक पाई जाती है, 2400 किलोमीटर। और इसका जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है लगभग करीब 450 के आसपास है, मतलब 450 किलोमीटर के आसपास ये फैला है। इस तरीके से ये भी पूछा गया है, क्योंकि विश्व की तीसरी सबसे लंबी चोटी है, श्रेणी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पहले पर आती है एंडीज, फिर उसके बाद रॉकी के बाद तीसरे नंबर पर हिमालय पर्वत श्रृंखला आती है। और इसकी चौड़ाई इससे उत्तर से दक्षिण में कितनी है, तो 450 के आसपास है, लेकिन जो इसकी ये लंबाई है कितनी, 2400 किलोमीटर के आसपास है। इस तरीके से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो वो पूरे हिमालय के हैं, लेकिन जो महान हिमालय देखें तो कितना है, ये जो चौड़ा है कितना, 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक चौड़ा है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति कितनी असममित है, जो मुख्यतः रवेदार आग्नेय तथा आकायांतरित शिलाओं यानी कि ग्रेनाइट शिस्ट नीच से निर्मित है। यह श्रृंखला सदैव बर्फ से ढकी रहती है। तो ये जो महान हिमालय है यह सदैव किससे, बर्फ से ढका रहता है तथा इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। वृहत हिमालय श्रृंखला जिसे केंद्रीय अच्छी श्रेणी भी कहा जाता है, सिंधु नदी के गार्ड से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली है। तो सिंधु नदी का जो गार्ज है यानी कि यहाँ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश वाला जो मोड़ है वहाँ तक फैली हुई है। अगला विश्व के प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। इनमें एवरेस्ट यानी कि 8848 मीटर, कंचनजंगा इसकी अभी ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर हो गई है, कंचनजंगा 8598 मीटर, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेत, नामचा पर्वत आदि इसके महत्वपूर्ण शिखर हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो माउंट एवरेस्ट है ये वाला, इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है क्योंकि नेपाल में स्थित है। इसका जो स्थानीय नाम है सागरमाथा है। फिर विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। बछेंद्री पाल जो भारतीय महिला थी, भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने की सफलता प्राप्त की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, पेट वगैरह में तो काफ़ी आसानी से आ जाता है। अब तीसरे नंबर की जो श्रेणी है वो कौन सी है, निम्न। इसको निम्न श्रेणी, लघु, मध्य, हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो मिडिल हिमालय जो है इसको निम्न, लघु, मध्य या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है वृहत हिमालय, लघु हिमालय से, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी जो है, जो वृहत हिमालय है मध्य हिमालय कहें या लघु हिमालय से किससे अलग हुआ है, तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। हमने बताया था ये जो अलग होता है ये कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, बस एक है कि जहाँ देखा जाता है कि पर्वतों की अवस्थिति और आकार के आधार पर इनको बांट दिया गया है, इस तरीके से कहा गया है। ठीक है, यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग उसके समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में, तो जो महान हिमालय इस तरीके से फैला उसकी समानांतर पूर्व पश्चिम दिशा में ये विस्तृत है। इसकी चौड़ाई कितनी है, तो महान हिमालय की 190 के आसपास थी, इसकी 60 से 80 किलोमीटर के बीच में है, ऊंचाई 3500-4500 मीटर के बीच में है। यह हिमालय की सबसे कम कटी चटी यानी कि सबसे कटी चटी पर्वत श्रृंखला है। तो जो महान हिमालय था वो सबसे कम कटा चटा था, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा कटी चटी श्रृंखला है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। तो महान हिमालय के बाद की जो हुई है उसके बाद भी इसका जो निर्माण हुआ है वो अत्यधिक संपीड़ित यानी कि दबाव और परिवर्तन के कारण हुआ है। लघु हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। तो लघु हिमालय को पश्चिम से हम देखें इधर से लेकर के और पूर्व तक जैसे जाते हैं तो निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पश्चिम जम्मू कश्मीर में देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। फिर इसके बाद में धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में आती है, यहाँ कांगड़ा व कुल्लू घाटी प्रसिद्ध हैं। उसके बाद मसूरी श्रेणी ये उत्तराखंड की है, जहाँ यूपीएससी का देखें एक तरीके से तो लवासना वहीं पर है। फिर उसके बाद महाभैरव श्रेणी ये नेपाल में पाई जाती है। तो उत्तर से अगर हम देखें जम्मू कश्मीर, धौलाधर, मसूरी और फिर महाभैरव श्रेणी कहाँ है, तो लघु हिमालय में पाई जाती हैं। पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित दो प्रमुख दर्रे कौन है, बुर्जिल दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये कहाँ है, तो जम्मू श्रीनगर मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। तो बुर्जिल दर्रा व बनिहाल दर्रा कहाँ है, पीर पंजाल श्रेणी में ही है। जम्मू श्रीनगर मार्ग जो है वह जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। तो जो लघु हिमालय है वहाँ क्या क्या है, तो कश्मीर की घाटी,
लाहौल, स्पीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। साथ ही इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ जो मतलब पर्यटन स्थल के रूप में देखें, पहाड़ी एरिया जो है बहुत ज़्यादा टहलने वाले हैं। लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट जो होता है MBF से, मतलब जो सबसे निचला हमने कहा था ट्रांस हिमालय, फिर महान या वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद में जो इधर वाला है इसको शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री बनाता है उसको मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा गया है, द्वारा अलग होता है। तथा शिवालिक जो हिमालय है दक्षिण में हिमालय भ्रंश यानी कि चीप द्वारा गंगा मैदान, तो जो शिवालिक ये वाला हो गया, इस इधर गंगा का मैदान, तो ये जो अलग होता है इससे कैसे, तो HEF द्वारा होता है। हिमालयन अग्र जो भ्रंश है तो उसके द्वारा क्या होता है, गंगा मैदान से अलग होता है। अगला बाह्य या शिवालिक, तो ये जो लास्ट वाला हिमालय पर्वत श्रृंखला है इसको बाह्य या शिवालिक हिमालय या निम्न या उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी एवं दक्षिणी जो निचली श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 600 से लेकर 1500, मतलब छोटे छोटे शिखर जो हैं, ये सबसे कम ऊँचे शिखर यहीं पाए जाते हैं। ये श्रृंखलाएँ उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए संपीड़ित अवसादों से बनी हैं। तो नदियाँ जो अवसाद ला करके बनाई हैं आकृति, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है, जिसकी घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। आगे कहा हिमालय का पर्वतप्रति प्रदेश इस श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। तो इसको कहा जाता है पर्वतप्रति प्रदेश, मतलब कि जो हिमालय का है उसका जो निचला भाग है उसको पर्वतप्रति प्रदेश कहा जाता है। यानी कि जो गंगा वाला मैदान है उसको पर्वतप्रति प्रदेश के रूप में जाना जाता है। छोटी छोटी एक तरीके से देखें तो इकोटोन जोन होता है, उस तरीके वाला कुछ एरिया है यहाँ पर। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में जो अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं तथा कोटधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कोटला दून, ये सब नाम, तथा पूर्व में इनको द्वार कहा जाता है, हरिद्वार वगैरह जैसे है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून, द्वार कौन सा, तो हरिद्वार, ये फेमस जो है ये शिवालिक श्रेणी में आते हैं। खेती की अच्छी संभावना के कारण इन घाटियों के समीप लोगों का सघन बसाव है। शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं। तो तराई जो एरिया है ये मैदानी भाग में भी आता है और शिवालिक के निचले भाग में आता है। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश होता है, क्योंकि नदियाँ क्या है यहाँ गाद जमा कर देती है, उस वजह से यहाँ दलदल का निर्माण हो जाता है। पानी वर्ष भर जमा रहता है और दलदली ये बन जाता है। हिमालय का क्षेत्रीय वितरण क्या है, तो उत्तर से दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो एक तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किया गया था, उसके बाद नदी घाटियों के आधार पर भी इसका विभाजन किया गया है। तो प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना सिडनी बुर्राट द्वारा दी गई थी। पंजाब हिमालय में क्या है, सिंधु सतलज के बीच नदी जो है उसके बीच पंजाब हिमालय कहा जाता है। कुमाऊँ हिमालय कहाँ, तो सतलज और काली नदी के बीच में। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। फिर असम हिमालय तीस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में, जो असम हिमालय कहा जाता है। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये दूसरा नंबर का आ गया। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, जो इधर वाला जो एरिया है ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के ये सब प्रायद्वीपीय पठार के तहत आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भूखंड जो प्राचीन गोंडवाना लैंड का अंग है, आर्कियन से लेकर के ऊपरी कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आर्कियन क्रम से हमने बताया था, प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या, आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है, आग्नेय जो गोंडवाना लैंड वाला है, तो वो क्या क्या गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निर्मित क्या है, तो ये आर्कियन क्रम से लेकर के कार्बोनिफेरस युग तक की जटिल शैलों से निर्मित है। इसके मध्य धारवाड़ स्थलाकृति चक्र में प्रारंभिक पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। तो धारवाड़ सबसे पहले, उसके बाद में फिर धीरे धीरे, क्योंकि आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, तो वो ज़्यादातर जो अरावली वाली श्रेणी है वहाँ पाई जाती हैं। अगला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 से लेकर के 750 मीटर तक है। इस पठार की उत्तरी सीमा पर अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। तो जिसकी उत्तरी जो सीमा है वो क्या है, तो अरावली इधर है, फिर विंध्याचल श्रेणी ऐसे आती है, फिर ये सतपुड़ा श्रेणी इधर नीचे आती है। तो इसकी उत्तरी सीमा इन तीन से बनती है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 1600 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार ऐसे देखें तो 1600 किलोमीटर है, तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है, 1400। इस तरीके से ये 1400 हो गया और इधर ये उत्तर से दक्षिण 1600 किलोमीटर हो गया। फिर अरावली श्रेणी देखें, इसमें इसके सबसे उत्तर में अरावली पाई जाती। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं कहाँ हैं, अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी। तो अरावली पहाड़ियाँ ये यहाँ पर ऐसे स्थित हैं और प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार हम देखते हैं तो ये यहाँ से होता है इस तरीके से। इसके उत्तर यानी कि उत्तर पश्चिमी जो भाग है यहाँ ये पाई जाती हैं।
फिर क्या कहा गया, स्थित है जो बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। अरावली की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में गुजरात से लेकर के, तो अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में मतलब नीचे से लेकर के इधर गुजरात से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत हैं। तो दिल्ली तक ये अरावली पर्वतीय जो श्रृंखला है यहाँ तक आती है। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से कहते हैं। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी 300 से लेकर के 920 मीटर तक है, किंतु दक्षिण पश्चिम में आबू के निकट इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है। तो अरावली जो है माउंट आबू जो हम देखते हैं, माउंट आबू गुरशिखर जो है, माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरशिखर है, इसको माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है 1722 मीटर है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया, गुरशिखर सबसे ऊंची चोटी कहाँ, अरावली श्रृंखला में है, और इसको माउंट आबू जो है ये गुरशिखर श्रेणी पर ही है। ठीक है, इस श्रेणी का निर्माण 600 से लेकर के 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। तो अरावली जो श्रेणी है वहाँ से पश्चिम से माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, मतलब लूनी नदी जो है आंतरिक नदी है, ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए इसे आंतरिक नदी कहा जाता है। तो ये कच्छ का रण जो है भारत का वहीं लिप्त हो जाती है। आगे चलकर हम कच्छ के रण को देखेंगे। फिर अगला है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी में कौन कौन सी नदियाँ हम देखेंगे। अरावली के बाद हम दूसरी श्रेणी देखते हैं, ये विंध्याचल श्रेणी है। विंध्याचल श्रेणी क्या है, तो यह श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो ये कहाँ से जो बहती की, तो पूर्व की ओर विस्तृत है। इस तरीके से जो विंध्याचल श्रेणी इस तरीके से विस्तृत है। यहाँ सोन नदी इस तरीके से, नर्मदा नदी इधर से आती है। तो इनका कहा गया है कि नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में, यानी कि इनके उत्तर में क्या है, तो समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह मालवा पठार के उत्तर झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो हम देखते हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के रूप में, के विभाजक के रूप में कौन है, विंध्य श्रेणी है। इसकी औसत जो ऊंचाई है 450 से लेकर 600 मीटर है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर भारनेर, कैमूर और पारसनाथ पहाड़ियों के रूप में झारखंड तक लगभग 1200 किलोमीटर तक की लंबाई में विस्तृत है। तो हम देखते हैं लगभग मतलब मध्य प्रदेश वाले एरिया से लेकर के इधर झारखंड तक वाला जो एरिया है, यहाँ 1200 किलोमीटर की जो लंबाई है वहाँ तक विस्तृत है। इस तरीके से हम देखते हैं। फिर तीसरे नंबर की श्रेणी है सतपुड़ा श्रेणी। ये सबसे ऊपर अरावली, फिर विंध्य, फिर उसके नीचे सतपुड़ा श्रेणी आते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है दक्कन पठार का ही भाग है, जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जो सतपुड़ा श्रेणी है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है कि जब दो नीचे वाले भागों में जिस तरीके देखें ऐसे बीच में कोई भाग उठ जाता है तो इसको ब्लॉक कहा जाता है। या फिर दो उठे हुए भाग हों इस तरीके से, और उनके बीच में कोई अगर नीचे धंस जाता है भाग, इस तरीके से ये समतल है, इसके नीचे अगर ये भाग नीचे धंस गया है तो इसको फिर ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, जो उठे हुए भाग हैं इस तरीके से। तो कहा गया कि ब्लॉक पर्वत है। इसके दोनों ओर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, भ्रंश घाटियाँ हैं। तो इसमें कहा गया जो सतपुड़ा श्रेणी इस तरीके से है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी है उठी। इसके कहा गया कि उत्तर में नर्मदा नदी बहती है इससे, और दक्षिण में ये ताप्ती नदी बहती है। तो इनके बीच में जो ये सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। तो ये भ्रंश घाटी के रूप में काम करती है। ब्लॉक पर्वत है और इसके दोनों तरफ भ्रंश घाटियाँ बनी हुई हैं, ये चीज़ कहा गया है। फिर अगला कहा संरचनात्मक दृष्टि से देखें तो सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है। पश्चिम में जो सतपुड़ा है इसकी राजपीपला की पहाड़ियाँ, मतलब सतपुड़ा की ही श्रेणी में पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, मध्य में महादेव पर्वत है तथा पूर्व में मैकाल पर्वत स्थित है। महादेव जो पर्वत है इसी पर स्थित है। धूपगढ़ की जो चोटी है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, ये महादेव पर्वत पर स्थित है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें कन्फ्यूजन ये कर दिया था कि पश्चिमी जो कहा था कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ हो जाएगी। उसके बाद सतपुड़ा के साथ साथ में मतलब ये पूछा धूपगढ़ कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, तो महादेव भी दे दिया था और सतपुड़ा भी दे दिया था। तो कहाँ की, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, पंचमढ़ी पहाड़ी पर स्थित है। तो पंचमढ़ी पहाड़ी पर देखते हैं धूपगढ़ स्थित है। ठीक है, अगला है मैकाल पठार, छत्तीसगढ़ राज्य में, जो ये इसी का सतपुड़ा का भाग है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो अमरकंटक है, 1064 मीटर है, जो पुरानी शैलों से निर्मित है। एक ब्लॉक पर्वत है, ये भी एक ब्लॉक पर्वत है। अमरकंटक कई नदियों का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, तो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक से निकलती है, और उत्तर की ओर सोन नदी तथा दक्षिण की ओर महानदी, तो 3 नदियाँ निकलती हैं।
अमरकंटक से। अमरकंटक मान लो ये बीच में है, यहाँ से पश्चिम में नर्मदा ऐसे जाती है, इधर उत्तर की तरफ सोन नदी ऐसे बहती है, गंगा में मिल जाती है, और दक्षिण की ऐसे होकर के फिर महानदी चली जाती है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। फिर नर्मदा नदी संपूर्ण पठारी क्षेत्र को 2 भागों में बांटती है। जो संपूर्ण पठारी क्षेत्र उसको 2 भागों में बांट देती है। नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण काछारी मैदान का निर्माण किया है। ये दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ये चीज़ें बता दे गए, अब बता ही चुके हैं। फिर इस पठार के पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं। जो पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ अत्यधिक कटी छटी हैं। सोन, चंबल और दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है कि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो ऐसे, जो इसकी ऐसे आकृति बनी है, तो इसमें जैसे नदियाँ होकर के ऐसे जाती हैं। तो इसमें कहा गया नदियाँ कहाँ बहेंगी, ढाल से नीचे की तरफ जाएंगी ना, तो देखें कि ऊंचाई इधर ज़्यादा है, इधर कम है। तो इसीलिए कहा गया कि क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिण भाग में इसकी ढाल जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की दिशा से स्पष्ट हो जाता है। तो दक्षिण में जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसकी जो ढाल है ऐसे होती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नर्मदा और तापी नदियाँ इधर जाती हैं, तो इसका देखा जाता है कि ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं ये जो दोनों नदियाँ हैं। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती हैं और उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इस पठारी भाग में अनेक चौड़ी व छिछली घाटियाँ एवं गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, जिसके 2 मुख्य भाग हैं। कौन कौन से, तो मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। जो दक्कन मतलब प्रायद्वीपीय पठार है, इसके 2 मतलब मध्य उच्च भाग हैं। कौन कौन से हैं, तो मध्य उच्च भाग है, दक्कन का पठार है। मध्य उच्च भूमि में देखें तो क्या, तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मालवा वाला जो है, MP, गुजरात और राजस्थान वाला जो एरिया है, उसको मालवा कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली, मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र स्थित है। तो पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, और मालवा जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच में फैला है। इसीलिए ये पहाड़ियाँ भी दी गई। कौन कौन सी, तो मालवा का पठार जो है ये महादेव श्रृंखला उसके पूर्व में, और अरावली जो उत्तर पश्चिम में, और विंध्य श्रेणी मध्य में फैले हुआ है। ठीक है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंधु, बेतवा और केन है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और इस प्रकार ये इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड कहा जाता है। तो जो विंध्य, ये खास करके देखें, इसके जो पूर्वी ढाल को, यानी कि इसके पूर्वी विस्तार को क्या कहा जाता है, बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है, तथा बघेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। तो जो विंध्य वाला, या खास करके हम देखें विंध्य श्रृंखला है, उसके बाद में सतपुड़ा वाला एरिया है। इधर ही देखें तो जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो UP MP के बॉर्डर पर है, और बघेलखंड वाला ये जो रीवा सतना वाला जो एरिया है, इधर यहाँ बघेलखंड का पठार और ये बुंदेलखंड का पठार, इसका विस्तार है। इसके बाद में देखते हैं कि मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर व स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। तो ये मध्य उच्च भूमि का ही भाग है, छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। इसका विस्तार बिहार राज्य के गया जिले की दक्षिणी सीमा तक है, जो मध्य उच्च भूमि है। इसी में बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों आते हैं। विंध्याचल के दक्षिण में इन्हीं के समानांतर सतपुड़ा पर्वत तथा पूर्व में अमरकंटक और छोटा नागपुर का पठार आता है। आगे हम देखते हैं कि छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली दामोदर नदी की घाटी में प्रसिद्ध कोयला पट्टी स्थित है। तो जो दामोदर नदी घाटी है वहाँ कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस क्षेत्र में कोयले के अतिरिक्त अन्य खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में पाए जाने वाले पाट प्रदेश, अभ्रक और बॉक्साइट के निक्षेप मिलते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य वाला छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, ये प्राचीन काल में भी दंडकारण्य काफ़ी फेमस रहा है। दंडकारण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है, जिसका विस्तार ओडिशा, कोरापुट के कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्री काकुलम जिलों में फैला हुआ है। लगभग कितना, तो 89,078 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फैला हुआ है। अब आ गया दूसरा दक्कन का पठार। तो ये जो दक्षिण भारत का पठार है उसके तहत हमने अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा श्रेणी देखी। उसके बाद मध्य उच्च भूमि जो थी, मध्य उच्च भूमि के भाग बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर पठार आ गया, दंडकारण्य पठार। अब दक्कन का पठार आया है। दक्कन का पठार जो है प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार ने दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित जो लावा शैलों यानी आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। तो हमने जब
दक्कन ट्रैप वाला शुरुआत में बताया था, इसमें कहा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ है दक्कन ट्रैप का। तो बेसाल्ट जो मतलब ज्वालामुखी पर्वत से जो बेसाल्ट निकला है, लावे से बेसाल्ट पर्वत वाला हुआ है, ठीक है। आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है। दक्कन के पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। यहाँ लावा की अधिकतम अनुमानित गहराई कितनी है? तो 2134 मीटर है। मतलब यहाँ का जो निक्षेपित लावा है उसकी गहराई 2134 मीटर बताई जाती है। किंतु पूर्व और उत्तर की ओर गहराई अपेक्षाकृत कम है। तो मध्य भाग में जो दक्कन वाला है वहाँ गहराई ज़्यादा है, और उत्तर और पूर्व में जाएंगे तो गहराई कम हो जाएगा। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी, मतलब जो पश्चिमी घाट है पर्वत श्रृंखला, उसको सह्याद्री भी कहा जाता है। इसकी कौन सा महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, मतलब खास करके महाराष्ट्र में देखें तो महाबलेश्वर जो है 1438 मीटर सह्याद्री की प्रमुख चोटी है, जहाँ से कृष्णा नदी भी निकलती है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। तो विदर्भ वाला जो पॉलिटी वाला लेक्चर में पढ़ा था तो उसमें बताया था कि विदर्भ वाला जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र में आता है, उसी तरीके महाराष्ट्र गुजरात वाले एरिया में आता है, ठीक है। धारवाड़ का पठार, अब धारवाड़ का पठार हम पहले पढ़ा चुके हैं, कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो रूपांतरित शैलों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ को मतलब लोहे की खदानें पाई जाती हैं, और जो भद्रावती जो कारखाना है वो यहीं स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियों पर। दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर कौन सा है? तो क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट स्थित है। तो पश्चिमी घाट इस तरीके से जो है ये पश्चिमी घाट हो जाएगा और ये पूर्वी घाट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार के दोनों सिरों पर देखें। पूर्वी घाट हम देखें तो क्या है? पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 900 से लेकर के 1100 मीटर है, जिसका विस्तार पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समानांतर महानदी से लेकर के नीलगिरी तक भी दक्षिण में। तो इधर वाला जो एरिया है यहाँ महानदी से लेकर के इधर क्या है तो नीलगिरी तक दक्षिण पूर्वी दिशा में 1800 किलोमीटर की लंबाई में फैला। यहाँ से लेकर के करीब 1800 किलोमीटर लंबा फैला है, जो सतत नहीं है। सतत नहीं मतलब बीच में कटा छटा है, नदियों द्वारा कटा है, बीच में कोई झीलें हैं इस तरीके से, बल्कि ये अनियमित है, क्योंकि महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी आदि नदियों ने इसे जगह जगह पर अपरदित कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसे विभाजित करती हैं। तो जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, जो पूर्वी घाट देखते हैं इस तरीके वाला, ये जो पूर्वी घाट है, तो जितनी भी महानदी हो गई, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, जितनी भी नदियां हैं ये सारी काट देती हैं। तो इस वजह से कटा छटा है। अब इसमें कहा गया है पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम किस तरीके से है। तो इसमें आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई पहाड़ी है, वेलिकोंडा पहाड़ी है और नगारी पहाड़ी है। तमिलनाडु में देखते हैं जावदी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता, तो सबसे पहले नल्लामलाई, फिर वेलिकोंडा, नगारी पहाड़ी, फिर जावदी, सेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई पहाड़ियाँ। इस तरीके से उत्तर से दक्षिण क्रम हो जाएगा। पूर्वी घाट है प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप है। इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापत्तनम की चोटी, क्या नाम है इसका, 1680 मीटर एवं महेंद्रगिरी 1501 मीटर है दूसरी सर्वोच्च चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम 1680 मीटर है एवं महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर है, दूसरी सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग को बघेलखंड, यानी उत्तर पूर्वी भाग वाला जो विंध्याचल के इधर उत्तर पूर्वी इधर वाला जो एरिया है इसको बघेलखंड कहा जाता है, और छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। ये बघेलखंड, इसके नीचे इधर छोटा नागपुर का पठार से आता है झारखंड वाले एरिया में। फिर प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी पाया जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है इस तरीके से ये वाला जो भाग है कहा गया ये उत्तर पूर्व में भी इसका एक विस्तार ऐसे पाया जाता है यहाँ पर। तो हम देखेंगे इसका विस्तार कहाँ है पाया जाता है, जिसे मेघालय के पठार कार्बी एंगलांग पठार तथा उत्तर काचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मेघालय का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि गाद निर्माण के कारण, गंगा नदी के कटाव के कारण ये अलग हो गया है। इस वजह से कहा जाता है पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ जो मेघालय पठार में, इसमें गारो है, खासी है और जयंतिया है। तो पश्चिम यानी कि पश्चिम से इधर से ऐसे जाएंगे तो पहले गारो पड़ेगी, फिर खासी, फिर जयंतिया पहाड़ी पड़ेगी। मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। तो मेघालय जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण यानी कि नदियों के कटाव के कारण, भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप यानी कि जो पश्चिम बंगाल वाला है मालदा गैप से पृथक हो गया है। मालवा का पठार यानी कि जो मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में फैला है। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, जो ज्वालामुखी शैलों से निर्मित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी, तो उत्तरी सीमा अरावली से बनी है, दक्षिणी सीमा पर विंध्य श्रेणी है और पूर्वी सीमा पर बुंदेलखंड का पठार स्थित है। मालवा का पठार मध्य भाग में आता है। पश्चिमी घाट आ गया। अब पश्चिमी घाट इस तरीके से देखिए, अब ये वाला जो है इधर वाले भाग को पश्चिमी घाट कहा जाता है। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर ऊंचाई, मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ज़्यादा ऊंचा है, ये चीज़ है। पश्चिमी घाट पर्वत उत्तर में तापी, यहाँ तापी नदी से लेकर के तापी नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक
1600 कितना है ये, 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। यहाँ 4 प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण में क्रमशः कौन कौन से, तो महाराष्ट्र में देखते हैं थालघाट, भोरघाट, फिर पालघाट और सेनकोट्टा जो दर्रे हैं, ये पालघाट केरल में है, सेनकोट्टा भी केरल में है। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनघाट, सेन्नाकोट्टा ये कहाँ पर है, चारों दर्रे हैं पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। इनका क्रम भी पूछा गया, उत्तर से दक्षिण क्रम थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा है। यह सर वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, जो पश्चिमी घाट है ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक ही एक भ्रंश कगार है। भ्रंश कगार मतलब कि इसकी जो ढलान है, हम इस तरीके से देखें, ढलान मतलब ये है कि इधर से इधर है, इस वजह से ये खड़ा हुआ है। तो इधर क्या है, ये पहाड़ी इधर भी ढलान है और इधर भी ढलान, इस वजह से ये रीढ़ की तरह बना है, इस वजह से ये एक पहाड़ का रूप ले लिया है। फिर दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट पर्वत नीलगिरी पहाड़ियों द्वारा पूर्वी घाट से मिल जाता है। तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, इसके ऐसे देखें, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, इनमें क्या है कि जो पूर्वी पश्चिमी घाट है, यहाँ पर पूर्वी घाटों से ये इस तरीके से नीलगिरी पहाड़ियों पर मिल जाता है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी जो है 2695 मीटर है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। तो नीलगिरी के पास अन्नामलाई पहाड़ियाँ हैं, वहीं पर स्थित है अनायमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर। फिर पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम क्या है, तो उत्तर से दक्षिण है। उत्तर जैसे सबसे ऊँचे उत्तर से दक्षिण देखें तो नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, फिर इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है। अगला उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री 16 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है, जो गोवा से होकर गुजरती है। तो उत्तरी सह्याद्री जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट को ही कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री तथा दक्षिणी सह्याद्री 16 अंश उत्तरी अक्षांश जो है उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को अलग करता है, ये गोवा से होकर गुजरता है। उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाते हैं, जबकि दक्षिणी सह्याद्री मुख्यतः आर्कियन शैलों से निर्मित है, यानी कि जो पुरानी शैलें हैं उनसे निर्मित है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, कालसुबई है, 1646 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो कुद्रेमुख है, ये कर्नाटक में पाया जाता है, 1892 मीटर है। दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है, तो पुष्पगिरी 1714 मीटर है। पुष्पगिरी के समीप ही क्या है, तो कावेरी नदी निकलती है, जो कर्नाटक से होकर के निकलती है, कावेरी नदी पुष्पगिरी के पास से निकलती है। दोदा बेटा 2637 दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पर्वत श्रेणी कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु तीनों राज्यों के मिलन बिंदु पर स्थित है। तो जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, ये तमिलनाडु वाला एरिया, इधर ये केरल वाला, और ये कर्नाटक वाले एरिया में फैली हुई है, इस तरीके से है। फिर नीचे देखते हैं इलायची पहाड़ियाँ या कार्डमम पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है। तो क्या है, दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट में, केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में अवस्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अन्नामलाई, उत्तर पूर्व में पालिनी पहाड़ी तथा दक्षिण में अगस्त्यामलाई पहाड़ी स्थित हैं। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से। थालघाट हम देखते हैं, महाराष्ट्र थालघाट, और जो भोरघाट है महाराष्ट्र में मुंबई से नासिक को जोड़ते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, ये मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल में है, ये पलक्कड़, कोयम्बटूर, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। सेनकोट्टा गैप जो है ये केरल में तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, मतलब चेन्नई वाला जो एरिया है, तमिलनाडु। अब दर्रे आ गए, तो हमने ये देखा पहाड़ियाँ कौन सी, पठार पहाड़ियाँ, और उत्तर भारत के भी देख लिए, दक्षिण भारत के भी देख लिए। अब दर्रे देखते हैं भारत में कौन कौन से फेमस दर्रे हैं। तो दर्रों में देखते हैं पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। तो दर्रा जो होते हैं ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं, जैसे पहाड़ है इस तरीके से ऊँचा है। अब एक व्यक्ति को यहाँ से इधर जाना है तो जाएगा कैसे, तो होता क्या है कि पहाड़ के बीच में देखते हैं छोटी सी गैप बना होता है। मान लो जैसे ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब किसी व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या करता है, वो इधर से देखता है ये गैप है, खट से यहाँ से निकल जाता है, यही दर्रा कहलाता है। तो भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन, काराकोरम दर्रा है, इस तरीके से हम देखते हैं काराकोरम दर्रा। यह दर्रा लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। इस दर्रे से होकर यारकंद एवं तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। तो यारकंद और तारिम बेसिन जो है ये चाइना में आते हैं का मार्ग गुजरता है। यह भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से है। जो काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा है, 5540 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। फिर जोजिला दर्रा कहाँ है, तो यह दर्रा लद्दाख में समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। NH-1D जो है वह स्थित यह दर्रा शीतकाल में अत्यधिक बर्फबारी के कारण बंद रहता है। 19 मई 2018 को जम्मू कश्मीर लद्दाख के लेह में एशिया की सबसे लंबी जो जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया है। तो जो जोजिला दर्रा है यहीं पर जोजिला सुरंग का शिलान्यास किया गया है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग एवं एशिया की सबसे
लंबी द्विदिशा वाली सुरंग है जिसकी लंबाई कितनी 14 किलोमीटर है। तो जो जीला दर्रा जो है ये यहीं पाया जाता है। फिर बुर्जिल दर्रा आ गया। समुद्र तल से कितना है तो 4100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के क्या है तो दवसाई मैदानों से जोड़ता है। फिर क्या है, बर्फ़ से ढक जाने के कारण यह शीत ऋतु में व्यापार तथा परिवहन के लिए बंद रहता है। तो शीत ऋतु में भी यह बंद हो जाता है। पीर पंजाल दर्रा है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल रोड पर स्थित है। तो मुगल रोड पर स्थित उप प्रायद्वीप के विभाजन के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। तो मेन चीज़ भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद इसको बंद कर दिया गया था। फिर बनिहाल दर्रा क्या है तो जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे में जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यह समुद्र से कितना तो 2835 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। शीत ऋतु में यह बर्फ पड़ने से ढका रहता है। शिपकीला दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसको देखें तो ये कहाँ है, समुद्र तल से कितना 5669 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सतलज महाखाड़ी से होकर के हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो हिमाचल से तिब्बत जाने का रास्ता शिपकीला दर्रे से होता है। यहीं से जो सतलज नदी है, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो ये दर्रों का जो है मैप भी दिया है। इधर हम देखें, सबसे ऊँचे अघिल दर्रा, फिर काराकोरम दर्रा, फिर ये इधर बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, खारगुगला, लनकाला, छागला, बनिहाल दर्रा, फिर रोहतांग दर्रा, बड़ा लचला दर्रा, फिर इमिसल्ला, फिर शिपकीला दर्रा, यहीं से सतलज नदी निकलती है। थांगला दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपले दर्रा, ये दर्रे जो हैं ये उत्तराखंड में आते हैं। फिर नाथुला और जेलेपला दो सिक्किम के दर्रे हैं। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश, फिर पांगसाई दर्रा ये भी अरुणाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद लेखपानी दर्रा, फिर दिफू दर्रा, फिर तिजू दर्रा जो है ये कहाँ, ये मिजोरम वाला एरिया आता है। भारत की सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा, यांगजी दीवान है। कितना तो 5890 मीटर है। थाल घाट, भोर घाट दर्रा ये दोनों महाराष्ट्र में आते हैं। अगर नीचे देखेंगे तो ये पालघाट दर्रा ये केरल में आता है और सेनकोटा भी यहीं केरल में ही आता है। रोहतांग दर्रा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित इस दर्रे की ऊंचाई 3979 मीटर है। यह मनाली को लेह सड़क मार्ग से जोड़ता है। इसे हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आगे देखें, बाड़ा लच्चा दर्रा जो समुद्र तल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित दर्रा मनाली को लेह से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शीत ऋतु में नवंबर से मध्य मई तक यह बर्फ से ढके होने के कारण आवागमन के लिए बंद रहता है। माना दर्रा क्या है तो महान हिमालय की कुमायूं पहाड़ियों उत्तराखंड वाले एरिया में समुद्र तल से लगभग 5611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह दर्रा 6 महीने के लिए बर्फ से ढका रहता है। फिर नीति दर्रा यह भी उत्तराखंड में आता है। तो नीति दर्रा 5068 मीटर की ऊंचा यह दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं में स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से, तो ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में बर्फ से ढक जाने के कारण मध्य नवंबर से मध्य मई तक आवागमन के लिए बंद रहता है। तो दर्रे ज़्यादातर पर्वतीय इलाकों में होते हैं और बर्फ़ ज़्यादा पड़ जाती है तो वो भी बंद हो जाते हैं। नाथुला दर्रा ये भारत और चाइना के बीच में हम देखते हैं, तिब्बत खास करके। भारत चीन युद्ध 1962 में सामरिक महत्व के कारण चर्चित यह दर्रा सिक्किम राज्य की डोंगक्या श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से लगभग कितना 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। तो प्राचीन रेशम मार्ग जो कुषाण काल में था उसकी एक शाखा है। भारत और चीन की सीमा से होने वाले 3 व्यापारिक मार्गों में से एक नाथुला दर्रा भी है। चेलेपला दर्रा ये भी सिक्किम में है। तो यह सिक्किम में स्थित है। जो दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी पर्यटन स्थल भी है से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। समुद्र तल से लगभग कितना है तो 4538 मीटर ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है या चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। फिर क्या है, बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसे तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। यह अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है। दिफू दर्रा कहाँ तो यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच का एक परंपरागत मार्ग है जो म्यांमार व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। तो दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के लिए है। अगला है पांगसाट दर्रा। ये समुद्र तल से 1136 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को मांडले यानी कि म्यांमार से जोड़ता है। मांडले जेल भी थी जब स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ते तो मांडले में ही जेल थी। तुजू दर्रा का है मणिपुर राज्य में के दक्षिण पूर्वी स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से लापू म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। थालगढ़ दर्रा जो है महाराष्ट्र वाला है, 583 मीटर ऊंचा है। यह दर्रा महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है। यहाँ से दिल्ली मुंबई के
के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणी में स्थित है। पुणे बेलगांव रेल मार्ग व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। फिर पालघाट दर्रा आ गया, तो यह केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर इरोड के व केरल के रेल व सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। चांगला दर्रा कहाँ है, तो समुद्र तल से 5360 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित महान हिमालय का यह दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। फिर अगला लिपुलेख दर्रा। यह दर्रा भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह भारत व चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। अच्छा, भारत और चीन के बीच पहला भी सीमा व्यापार पॉइंट कौन सा है, तो ये लिपुलेख दर्रा खोला गया था। इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। यह भारत और चीन के मध्य होने वाले व्यापार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से हमने जो दर्रे थे, पर्वतीय प्रदेश था, उसको देख लिया। अब हम देखते हैं उत्तर का जो विशाल मैदान है। 43% भाग भारत के जो फैला है वो भारत का उत्तर विशाल मैदान है। तो इस तरीके से उत्तर पर्वतीय यानी कि उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण उत्तर के विशाल मैदान में देखें तो उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण एवं दक्षिणी पठार के उत्तर में विशाल समतल भूभाग है। यह गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदान है। इसलिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं इसका जो आकार इस तरीके से है। इधर क्योंकि उत्तर में पर्वतीय श्रृंखला आ जाती है, दक्षिण में पठार आ जाता है, इसके बीच में ऐसे जो देखते हैं ये इधर सिंधु वाला क्षेत्र है, जो इधर गंगा वाला एरिया है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो ऐसे इसका विस्तार है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े द्रोणी क्षेत्र में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार लगभग कितना है, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत का जो कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसके कितना है, तो 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस मैदान की पूर्व पश्चिम से लंबाई कितनी, पूर्व पश्चिम लंबाई 3200 किलोमीटर है एवं औसत चौड़ाई कितनी, तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। एक पहला है भाबर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। तो भाबर क्या है, तो जो पुरानी देखते हैं भाबर क्या है, तो यह क्षेत्र शिवालिक के गिरपद, तो हमने बताया था जो हिमालय का गिरपदी प्रदेश है उसको शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक के कहा गया कि ऐसे शिवालिक के गिरपद प्रदेश प्रवेश सिंधु में सिंधु से लेकर के तीस्ता तक अवच्छिन्न क्या है, तो अवच्छिन्न रूप से 8 से लेकर 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। ढाल में अचानक कमी आने से यहाँ नदियाँ तथा धरातली पपवाह व्यापक पैमाने पर कंकड़, बजरी व गोलाश्म इत्यादि का निक्षेपण करते हैं। तो नदियों द्वारा जो कंकड़ पत्थर लाए जाते हैं वो यहाँ पर निक्षेपित कर दिए, जिसे भाबर के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में शिवालिक या उप हिमालय क्षेत्र के समानांतर फैले समतल मैदान को भाबर मैदान कहा जाता है। कंकड़ पत्थरों यानी कि बजरी की अधिकता के कारण इसमें इतनी अधिक सरंध्रता यानी पारगम्यता पाई जाती है कि यहाँ छोटी नदियाँ विलीन हो जाती हैं। तो नदियाँ विलीन इसलिए क्योंकि पथरीली जमीन होती है, नदियों का पानी ऐसा लगता है कि नदियाँ हैं ही नहीं ज़्यादा, ये चीज़ है। तथा उनमें शुष्क मार्ग रेशम क्या है, तो शेष मार्ग जो है शुष्क मार्ग शेष रह जाते हैं। भाबर मैदान पश्चिम में चौड़े और पूर्व में सकरे हैं। यह भाग कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बजरीली या पथरीली ज़मीन होती है, इस वजह से कृषि कार्य यहाँ नहीं हो पाता है। दूसरा देखते हैं जो तराई है, जो मतलब एरिया है इसका गंगा के मैदान का, भाबर के दक्षिण में यह 15 से 30 किलोमीटर की चौड़ी दलदली पेटी है जहाँ नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं। जैसे जैसे मतलब पथरीली ज़मीन कम होती है तो नदियाँ धीरे धीरे फिर दिखाई देने लगती है तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ नदियाँ मतलब एक तरीके से जो ज़मीन होती है धंसान वाली होती है, या नदियों का पानी ज़्यादा जमा हो जाता है और नदियाँ जो गाद लाती है वहाँ छोड़ती हैं, इस वजह से नई गाद होती है, यहाँ दलदल ज़्यादा बन जाते हैं। तो तराई क्षेत्र का विस्तार वर्षा की अधिकता के कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक नमी, जल उपलब्धता, सघन वन तथा जैव विविधता पाई जाती है। वनों के स्थान पर अन्य भूमि उपयोगों के विस्तार विशेषकर कृषि से यहाँ पर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अगला है बांगर वाला एरिया। उत्तरी मैदानों का सबसे विशालतम भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है। मतलब यह है कि जहाँ हर साल जो बाढ़ का पानी है नहीं पहुँच पाता उस एरिया को बांगर कहा जाता है। उत्तरी मैदानों का सबसे विशाल जो भाग है पुरानी जलोढ़ मृदा से बना है, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका यानी कि श्राइन जैसी आकृति प्रदर्शित करता है। इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। ये क्षेत्र नदी यानी कि जो क्षेत्र है नदी बाढ़ सीमा से ऊपर स्थित पुराने जलोढ़ चबूतरे हैं। इनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 30 मीटर तक है। यहाँ पर पाई जाने वाली कॉप मृदा का रंग कैसा गहरा होता है, जिसमें अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। अब ये जो सबसे उपजाऊ मृदा है इसको खादर कहा जाता है। तो खादर क्या है, तो यह मैदान वह निचला भाग है जहाँ नदियाँ
प्रतिवर्ष बाढ़ का जल फैलाती हैं एवं नवीन जलोढ़ परत का निर्माण करती हैं। नवीन जलोढ़ क्षेत्र जो निचले मैदान हैं और जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, खादर कहलाता है। उर्वरता एवं जल उपलब्धता के कारण ये प्रदेश क्या है तो कृषि के लिए आदर्श माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो कृषि मतलब अच्छी होती है वो कहाँ, खादर एरिया में होती है। यहाँ कम से कम खाद की आवश्यकता होती है। अब आ गया कि भारतीय जो मरुस्थल है उसका क्षेत्र कहाँ है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है। भारत का जो मरुस्थलीय एरिया है इस तरीके से हम देखें तो कहाँ, जो राजस्थान वाला ये वाला जो एरिया है इधर फैला हुआ है। तो क्या है कि शुष्क प्रदेश जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल या थार मरुस्थल, तो जो थार मरुस्थल है ये भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला है कहा जाता है। लगभग कितना है तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैले और औसतन कितना है तो 300 किलोमीटर की चौड़ाई वाले इस क्षेत्र का विस्तार लगभग 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा कितनी है तो 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये शुष्क प्रदेश है पाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। लूनी नदी जो है 495 किलोमीटर इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, जो लूनी नदी है। यह भारत में अंतःस्थलीय प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अंतःस्थलीय नदी इसलिए क्योंकि कच्छ का रण जो है मतलब समुद्र से जाने से पहले ही ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, समुद्र तक पहुँचती ही नहीं है इस तरीके से। अगला है तटीय मैदान। तो स्थिति और सक्रिय भू आकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है पश्चिमी तटीय मैदान, इस तरीके से भारत की स्थिति देखें हम तो ये वाले जो एरिया होगा इसको पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर ये जो है पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है इसको। तो हम देखते हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, तो पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो अरब सागर और जो पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित एक संकीर्ण मैदान है, जो उत्तर में कच्छ के तट से यानी कि गुजरात वाला एरिया जो है के तट से लेकर के गुजरात से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी केप कमोरिन तक अरब सागर के साथ साथ विस्तृत है। गुजरात के मैदान को छोड़कर यह मैदान पूर्वी तटीय मैदान से कम चौड़ा है। तो गुजरात में थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, बाकी देखते हैं नीचे जैसे जैसे जाते हैं ये चौड़ा कम हो जाता है। फिर इस मैदान की औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर एवं पश्चिम से पूर्व 10 से 80 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम चौड़ाई जो है गुजरात में नर्मदा एवं तापी के मुहाने के समीप 80 किलोमीटर है, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं इसकी कम होती जाती है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और इस पत्तनों में बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। तो हम देखते हैं पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट पर बंदरगाह हैं ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। 180 किलोमीटर से भी अधिक लंबी वेम्बनाड झील ऐसी ही एक अनूप झील है जिस पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। तो कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड झील के पास स्थित है। फिर कयाल क्या है तो बैक वाटर होते हैं, मतलब जिसे एक तरीके से देखें ये पूर्वी पश्चिमी घाट, तो इसमें कहा गया ये जो यहाँ पर समुद्र होता है, समुद्र और यहाँ पर थोड़ी सी ज़मीन होती है, इनके बीच में जो ये होते हैं छोटी सी पट्टी से ये समुद्रों से जुड़े होते हैं, इनको कयाल कहा जाता है। तो मालाबार तट की विशेष, मालाबार तट कौन सा है तो ये वाला जो तट है केरल वाला, इसको मालाबार, इधर के कोरोमंडल तट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश को इस्तला करती है, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है कयाल। पश्चिमी तटीय मैदानों में बहने वाली अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से निकलती हैं। ये नदियां छोटी व तीव्रगामी हैं, इसलिए इन नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव अधिक नहीं हो पाता है। इनमें से अधिकतर नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा न बना करके ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। ज्वार नदमुख एक होता है डेल्टा जैसे पूर्वगामी नदियां जो होती हैं तो जैसे जैसे समुद्र के पास आती हैं तो क्या करती हैं, उनका जल जो होता है धीरे धीरे बहाव धीरे हो जाता है, क्योंकि वो गाद अपने साथ लाती तो उनका इस तरीके से कुछ आकार बन जाता है। ऐसे पंचाकार डेल्टा बनता है, कई आकार का डेल्टा बनता है, तो ये डेल्टा कहा जाता है। ये एक तरीके से कि डेल्टे का आकार का हो गया। जो इधर बहने वाली नदियां हैं, अरब सागर में जाने वाली नदियां हैं, तो उनका क्या है कि वो जो तीव्र गति से जाती है तो उस वजह से ज़्यादा गाद अपने साथ नहीं ले जाती हैं। गाद भी नहीं ले जाती, उनकी गति तेज़ होती है तो इस वजह से इनकी गति धीरे नहीं होती मुहाने के पास, वो डायरेक्ट मिल जाती है, तो वहाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये चीज़ कही गई है। तो इसमें हम देखते हैं कि ज्वार नद का निर्माण करती, इसके दक्षिण भाग में कई लैगून पाए जाते हैं। न्यू मंगलूर और कोच्चि के बंदरगाह ऐसी ही लैगून पर स्थित हैं। यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मैदानों का भी निर्माण हुआ है, जिनमें सौराष्ट्र और कच्छ का मैदान मुख्य है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कांडला, मंझगांव, जवाहरलाल नेहरू, नावा सेवा इसका नाम है, मुंबई, मार्मागोवा, फिर मार्मागांव, बंगलुरु और कोच्चि शामिल है। तो ये जो प्राकृतिक हम देखें बंदरगाह पश्चिमी घाट वाले हैं, कांडला, मझगांव, नावा सेवा, मुंबई, मार्मागांव, मंगलुरु और कोच्चि, ये जो बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। अब अगला आ गया पूर्वी तटीय मैदान। इसमें क्या क्या, तो पूर्वी घाट एवं पूर्वी तट के बीच पूर्वी तटीय मैदान स्थित है। तो जो पूर्वी घाट है और पूर्वी तट जो है उसके बीच में पूर्वी जो मैदान है तटीय मैदान स्थित हैं, जो उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। तो यहाँ पश्चिम बंगाल वाला जो एरिया है इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है ये।
फिर पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, तो इधर वाले एरिया को उत्तरी सरकार कहा जाता है, मध्य भाग को गोलकुंडा और तथा दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार गोलकुंडा और ये कोरोमंडल तट हो गया, तट के नाम से जाना जाता है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा और उभरा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई की चौड़ाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर है। इस मैदान में पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया जाता है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पत्तन और पोताश्रय कम है। पोताश्रय और पत्तन देखते हैं दक्षिणी भाग जो है दक्षिणी घाट है वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि पूर्वी घाट तट पर या पूर्वी घाट पर जो पत्तन और पोताश्रय हैं वो कम पाए जाते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा तटवर्ती क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपक का परिणाम है। तो जो नदियाँ अपने साथ गाद लाती हैं और ला करके जब तट पर जमा कर देती हैं तो उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, इस मैदान का जो ऐसे इस तरीके से मैदान है इसका निर्माण हुआ है। परिणाम है जहाँ विश्व के वृहद डेल्टा क्षेत्र स्थित है। इन डेल्टाओं का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। इस मैदान में लैगून झील की अवस्थिति है, जिसका निर्माण तट व रोधिका के बीच सागरी जल के बंद होने के कारण होता है। इसी मैदान में चिल्का झील, तो ये तरीके से हम देखते हैं जैसे चिल्का झील हो गई, पुलिकट झील हो गई, तमिलनाडु सीमा पर, मतलब जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। उड़ीसा में चिल्का झील है, लैगून झीलें हैं। चिल्का झील जो है चिल्का महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है जो 75 किलोमीटर लंबी है, जबकि पुलिकट चेन्नई नगर के उत्तर में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य में कोलेरू झील है। तो कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून कौन सी है, चिल्का झील है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अब द्वीप समूह पर आ गए, तो हमने पर्वतीय प्रदेश देखा, पठारी देखा, फिर विशाल मैदान देखा, उसके बाद में पूर्वी तट और पश्चिमी तट देखा। अब हम आते हैं मरुस्थल वाला भी एरिया देख लिया, उसके बाद द्वीप समूह पर आते हैं। तो द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है और अरब सागर समूह के द्वीप समूह हैं। दो भागों में बांटा गया क्योंकि भारत की स्थिति हम देखते हैं तो इस तरीके से है। तो ये वाला जो एरिया है बंगाल की खाड़ी यहाँ पर, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। यहाँ पर अरब सागर वाला जो एरिया है इसमें लक्षद्वीप पाया जाता है। तो बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह स्थित कौन कौन से हैं, तो बंगाल खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। इनमें से 38 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। तो छोटे छोटे द्वीप हैं इस तरीके से। इनमें से कितने, सिर्फ 38 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है, जबकि हैं कितने, 572 द्वीप लगभग हैं। तो ये द्वीप समूह 6 अंश 45 मिनट से लेकर 14 अंश उत्तरी अक्षांश और 92 अंश से लेकर के अंश देशांतर से लेकर के 94 अंश देशांतर तक पाए जाते हैं। ये इसमें कहा गया रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप समूह यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं। तो बंगाल की खाड़ी में देखते हैं रीची द्वीप समूह और लबरिंथ जो द्वीप समूह है, ये दो प्रमुख द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों, तो जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो फैले द्वीप हैं की श्रृंखला अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानी जाती है। तो अंडमान, उसका निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से द्वीप से आते हैं सारे। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल दो भागों में, 10 डिग्री दो चैनल है, अंडमान और निकोबार को दो भागों में बांट देता है। फिर दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह, ये दक्षिण में निकोबार, अंडमान ऊपर हो गया। यह माना जाता है कि यह द्वीप जो है यह द्वीप निमज्जित यानी कि डूबे हुए पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इनको ये माना जाता है कि जो पर्वत है, मतलब सागरी पर्वत हैं, उनके उठे हुए भाग हैं, ऊपर वाली जो चोटियाँ होती हैं वो भाग हैं, ठीक, पर्वत से शिखर हैं। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित हैं, क्योंकि इनके पास विषुवत जो 0 अंश, ये इस तरीके से जो पृथ्वी के बीच से अक्षांश रेखा गई है 0 अंश, तो कहा गया इसके समीप पाए जाते हैं ये जो अंडमान वाले द्वीप हैं। यह घने जंगलों से आच्छादित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की निमज्जित टर्सरी पर्वतमाला अराकान में, भारत और जो म्यांमार की सीमा है इधर, इस पर ये पर अराकान योमा द्वारा डिसाइड की गई है कि धरातली विशेषताओं के परिचायक हैं तथा समुद्र तल से 750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। इस प्रकार ये द्वीप निमज्जित एवं उच्च भूमि के अवशेष मात्र हैं। तो ये जो हम अंडमान के द्वीप देखते हैं ये क्या है, पर्वतीय श्रृंखला के उठे हुए भागों के अवशिष्ट मात्र हैं, ये चीज़ है। फिर हम देखते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में म्यांमार के तट से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सैंडल चोटी, तो कौन सी चोटी, सैंडल चोटी, उत्तरी अंडमान 732 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी, सैंडल चोटी जो है इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। फिर माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में 515 मीटर है। माउंट कोयोब जो है दक्षिणी अंडमान 460 मीटर है, एवं माउंट थुलियर जो है ग्रेट निकोबार 642 मीटर है, शामिल हैं। जो अंडमान और निकोबार पर चोटियाँ पाई जाती, सैंडल पीक, माउंट डिओवोली, उसके बाद माउंट कोयोब, माउंट थुलियर हैं, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत उत्तरी, मध्य, दक्षिणी तथा लघु अंडमान द्वीप सम्मिलित हैं। तो अंडमान वाला जो एरिया है वहाँ उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लघु अंडमान सम्मिलित हैं। पोर्ट ब्लेयर जो है यानी कि भारत अंडमान की राजधानी जो है इस संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है। जो दक्षिणी अंडमान वाला एरिया है वहाँ
मध्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। जो डंकन पास है ये लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच स्थित है। यहाँ हम देखेंगे ज़रा मैप से भी दिखाया है। तो कोको चैनल जो है ये कहाँ है, तो जो अंडमान वाला एरिया है उसको क्या है, म्यांमार से अलग करता है। नारकोंडम द्वीप समूह ये सुषुप्त ज्वालामुखी भारत का है। लैंडफॉल द्वीप उत्तर में पाया जाता है। उत्तरी अंडमान ये वाला एरिया हो गया, सैंडल पीक इसी पर पाई जाती है और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। फिर ये क्या है, इंटरव्यू द्वीप इधर पाया जाता है। फिर साउंड द्वीप यहाँ पर है। मध्य अंडमान वाला एरिया जो है ये वाला आ गया। यहाँ ऑटरम द्वीप पाया जाता है। बैरन द्वीप यहाँ पर आ गया। फिर हेनरी लॉवेस द्वीप, जॉन लॉरेंस द्वीप, हैवलॉक द्वीप, इनका नाम बदल दिया गया, हैवलॉक, नील। उसके बाद में हैवलॉक को एक और नील द्वीप जो था स्वराज, नील स्वराज कर दिया हैवलॉक को हम देखते हैं। तो इनको सबका नाम चेंज कर दिया गया है अभी जल्दी ही। फिर तार मुगली इसके नाम से आईएनएस मतलब इंडियन नेवल शिप भी बनाई गई। उत्तरी सेंटिनीज, यहाँ सेंटिनीज जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं जो अंडमान की राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर यही दक्षिणी अंडमान पर पाई जाती है। ठीक है, माउंट मणिपुर या माउंट हैरियट जो है इसका नाम माउंट मणिपुर रखा है, 405 मीटर। ये दक्कन पास है, डेक्कन पास। फिर लिटिल अंडमान यहाँ पर है। अब 10 डिग्री चैनल मध्य यानी कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये अंडमान सागर। उसके बाद ये निकोबार हो गया। तो सबसे ऊपर कार निकोबार आता है, यहाँ कीमोस की खाड़ी आती है। फिर निकोबार समूह में देखते हैं छोबरा है, कोमार्ता है, आईएनएस कोमार्ता भी हम देखते हैं। आबुल ऑफ मैन है, पंचल चैनल है, कैचल है, नान कोबरी है। फिर सोमेब्रेरो चैनल है, ये कौन था, सोमब्रेरो चैनल। लिटिल निकोबार द्वीप समूह प्राइस चैनल है। ग्रेट निकोबार जैवमंडल क्षेत्र यहाँ पर स्थित है। फिर ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भी है। कैम्बेल की खाड़ी जो है कैम्बेल, फिर साउथ वे है। फिर इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिण में हम देखते हैं, इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अब है लघु अंडमान का बैरन द्वीप भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत का सक्रिय जो एशिया का, दक्षिण एशिया का देखें जो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन आइलैंड है, जो अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस ज्वालामुखी में पहला उद्गार वर्ष 1787 में हुआ था। नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी भी लघु अंडमान द्वीप पर ही स्थित है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। जो लैंडफॉल सबसे उत्तरी द्वीप है जिसे कोको जलमार्ग म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित कर दिए। तो रॉस द्वीप को क्या नाम कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम कर दिया गया है। नील द्वीप को शहीदी द्वीप कर दिया गया है। जो हैवलॉक है इसको स्वराज नाम दे दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फिर से भी आ सकता है ये चीज़ें। जनवरी 2023 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया गया। तो वहाँ के जो अंडमान निकोबार वाले द्वीप थे वहाँ क्या कर दिया, जितने भी परमवीर विजेता हैं, परमवीर चक्र विजेता 21 हैं, तो उनके नाम पर रख दिया गया है। अब क्या है कि अगला देखते हैं अंडमान और निकोबार के पर्वत शिखर। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान पर है, इसकी ऊंचाई कितनी 732 मीटर है। माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में है, 515 मीटर ऊंचा है। माउंट कोयोपो दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर है। माउंट मणिपुर या हैरियट दक्षिणी अंडमान 383 मीटर ऊंचा है। माउंट थुलियट क्या है, तो ग्रेट निकोबार 642। अच्छा, जब पर्वत हम देखते हैं इनकी ऊंचाई इतनी कम है फिर भी इनको पर्वत श्रेणी कहा जा रहा है। इसका रीज़न है कि इनका जो आकार है वो पर्वत के तरीके से, और पठार जैसे कुछ पठार देखते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका इस तरीके से आकार होता है, इस वजह से उनको पठार कहा जाता है, इनको जबकि पर्वत कहा जा रहा है। निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान के बाद निकोबार 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। निकोबार द्वीप समूह की स्थिति अंडमान द्वीप समूह के दक्षिण में है। भारत का दक्षिणतम छोर बृहद निकोबार में इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में यह पूर्णतः डूब गया था किंतु फिर यह अपनी पूर्व स्थिति में आ गया है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थुलियर है। तो माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी 642 मीटर ऊंची है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इन द्वीपों में वायुसेना और नौसेना के अड्डे हैं। 7 देशों यानी कि बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और श्रीलंका के संदर्भ में इस द्वीप समूह की महत्वपूर्ण स्थिति है। बंगाल की खाड़ी में स्थित कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन से हैं, तो गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ न्यूमोर द्वीप का निर्माण गंगा नदी के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से हुआ है। यह अति नवीन द्वीप है, यह बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो न्यूमोर जो द्वीप है यानी कि गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के मुहाने पर है। न्यूमोर द्वीप भारत और म्यांमार बांग्लादेश के बीच विवादित द्वीप था लेकिन बांग्लादेश को भी मिल गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जो एडम्स ब्रिज रामेश्वर सेतु जो है
का भाग है। इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। फिर श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के तट पर पुलिकट झील के अग्रभाग में अवस्थित है। यहाँ भारतीय यानी कि जो इसरो है इसका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, श्रीहरिकोटा में ही है। फिर व्हीलर द्वीप ओडिशा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह द्वीप मिसाइल प्रक्षेपण के कारण सदैव चर्चा में बना रहता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। तो जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अरब सागर में जो स्थित द्वीप उनकी स्थिति देख लेते हैं। तो अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह शामिल है। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है। तो जो हमने उत्तरी मतलब अंडमान वाले द्वीप देखे तो वो बताया था कि पर्वत जो हैं उनके शीर्ष भाग हैं, निक्षेप उनके हैं। लेकिन ये क्या है, जो मतलब अरब सागर वाले जो द्वीप हैं ये क्या है, तो प्रवाल निक्षेपों से बने हैं और 9 अंश यानी कि 9 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा है। लक्षद्वीप क्या, तो केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह प्रवाल निक्षेपों से बना द्वीप है। पहले इस द्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय या फिर अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया है। लक्षद्वीप समूह में देखते हैं तो कौन कौन से द्वीप आते हैं। ये है चेरबानोजी, तो इसमें देखते हैं पहला चेरबानोजी प्रवाल, उसके बाद बिरमा गौर प्रवाल, बित्रा द्वीप है, फिर चेटलेट द्वीप है, किल्टन द्वीप है, कदमत है, अमीनी द्वीप है, सेंडल के कवर्ती है, पिटली द्वीप है, अगाती द्वीप है, कवर्ती द्वीप है, एन्नानोर द्वीप है, सुहेली द्वीप है, एनरोथ है, कोरियम है, कल्पेनी है। तो इसमें से कई नाम आप सुन रहे होंगे, आइनस का कावर्ती, आइनस खिदमत, आइनस एनरोथ, ये जो नाम है खास करके भारत के जितने भी इंडियन नेवल शिप बनाए जा रहे हैं वो लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप हैं उनके नाम पर बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई भारत का महान विभूति है उसके नाम पर रखे जा रहे हैं। फिर 9 डिग्री चैनल जो है ये क्या, अंडमान को यानी कि लक्षद्वीप को यानी कि मिनिकॉय द्वीप को हमको देखें तो किसको, मिनिकॉय को, कावर्ती से मिनिकॉय को अलग करता है। उसका 8 डिग्री चैनल है मिनिकॉय को जो आता है आपका मालदीव है उससे अलग कर देता है। कावर्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह मिनिकॉय द्वीप से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है तथा मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव से अलग होता है। यह लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को अमीनी द्वीप और दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय द्वीपों के अंतर्गत 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव अधिवास है। अरब सागर में स्थित सभी द्वीपों में मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। तो अरब सागर में सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है जिसका क्षेत्रफल 4.5 वर्ग किलोमीटर है। फिर है लक्षद्वीप समूह 11 चैनल द्वारा यानी कि लक्षद्वीप समूह 11 चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानौर द्वीप। इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन पाए जाते हैं जिसके पूर्वी समुद्र तट पर आबद्ध गुटिकाएँ, सिंगिल, गोलकशिमाएँ और तथा गोलासम पाए जाते हैं। अगाती द्वीप लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल द्वेही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा, तो ये भारत से नहीं, मालदीवी जो भाषा है वो बोली जाती है। अरब सागर में स्थित कुछ अन्य प्रमुख द्वीप कौन, तो सालसेट द्वीप जो है वो स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र की राजधानी है। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। यह अरब सागर में स्थित है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। तो एलिफेंटा जो द्वीप है ये क्या है, तो मुंबई स्थित जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है और सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। वेलिंगटन द्वीप जो है ये केरल राज्य के कोच्चि शहर का भाग है। तो कोच्चि शहर वेलिंगटन द्वीप पर है। फिर सरक्रीक 96 किलोमीटर लंबा एक जलीय दलदली क्षेत्र है जो कच्छ के रण में स्थित है। तो कच्छ का रण जो है भारत के कहाँ, तो गुजरात वाले एरिया में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो भारत के द्वीपीय यानी कि भारत की जो भौगोलिक संरचना थी इसके बारे में देखा है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। वैसे भी आज का लेक्चर हम काफ़ी बड़ा हो गया है तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।